डॉक्टर एस तिवारी, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से इतिहास विषय में बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम इकाई से एक अध्याय भारत की भौगोलिक संरचना के विषय में आज हम बात करेंगे। भारत की भौगोलिक संरचना और उसके साथ भारतीय इतिहास या भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। परिचय भारत का देखेंगे। भारत अथवा भारतवर्ष नामकरण दुष्यंत पुत्र भरत, ऋषभदेव पुत्र भरत, वेदांत चिंतक भरत, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत अथवा भरता या भरण पोषण करने वाला अर्थात भारत, ये भारत के नामकरण के विषय में शाब्दिक अर्थ भा, जिससे अर्थ है चमक, प्रकाश अथवा ज्ञान, या भारतवंशियों का, रत अर्थात निरत, संलग्न या लगा हुआ, चमक, प्रकाश, ज्ञान में संलग्न या लगा हुआ, अथवा भरतवंशियों का देश, प्रकारांतर से दूसरे अर्थों में ये कहा जाता है। यूनानियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो सिंधु नदी को इंडस नदी उन्होंने कहा और उसके कारण यहाँ रहने वालों को इंडियन और देश को इंडिया नाम उन्होंने दिया। ईरानियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो सिंधु को वो हिंदू नदी के नाम से जानते थे और इस कारण हमारे देश को हिंदुस्तान का नाम उन्होंने दिया और यहाँ के धर्म को हिंदू का नाम उनके द्वारा दिया गया। विष्णु पुराण में भारत के विषय में लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अब हम भौगोलिक शब्द के ऊपर विचार करेंगे जो कि भूगोल से बना हुआ है। भूगोल से भूगोल बनता है। धरातलीय बनावट, धरातलीय बनावट से अर्थ है पर्वतीय इलाका है, पठारी क्षेत्र है, समतल मैदान है, मिट्टी किस प्रकार की है, ये धरातलीय बनावट से अर्थ है। जल, जल से अर्थ पानी से, वर्षा कितनी होती है और भूमिगत जल का स्तर कितना है, कैसा है। वायु, किस प्रकार की हवा वहाँ चलती है, व्यापारी, पछवा, मानसूनी, किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। तापमान का स्तर किस प्रकार रहता है, ठंडा इलाका है या गर्म क्षेत्र है। वनस्पति किस प्रकार की है, वन जंगलों की क्या स्थिति है। इन सभी को मिलाकर भौगोलिक स्थिति कहा जाता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हर बार भौगोलिक शब्द के साथ ये अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो जाएं, तब उसका प्रभाव हमें स्पष्टता समझ में आ सकता है। भारत की स्थिति देख लेंगे। भारत एक प्रायद्वीप है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ। उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये भारत की प्राकृतिक सीमा है। अक्षांश 8.4 अंश से 37.6 अंश उत्तरी अक्षांश, देशांश 68.7 अंश से 97.25 अंश पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। क्षेत्रफल 32,87,782
वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। बर्कले ने भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके प्रभाव के विषय में लिखा है जो उद्धरणीय है। मानव के कार्यकलापों पर जितनी गहरी छाप उस देश की भौगोलिक दशाओं की पड़ती है, उतनी गहरी छाप तो उसके स्वयं के चिंतन एवं विचारों की भी नहीं पड़ती। सत्य कथन है, भौगोलिक स्थितियां देश को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, मानव को, इतिहास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में हम भारत की भौगोलिक संरचना अथवा उसके भौगोलिक विभागों या खंडों का परिचय देंगे और उसके पश्चात इतिहास पर या भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में चर्चा करेंगे। भौगोलिक संरचना के अनुसार भारत को निम्न 6 भागों में बांटा जाता है। प्रथम प्राकृतिक भाग या खंड या विभाग कह सकते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, इसके साथ उसके तराई के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत को नेपाल में हिमल कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलंगमा, चीन में जुमुलंगमा के नाम से जाना जाता है। तराई के क्षेत्र में, हिमालय के तराई के क्षेत्र में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, मणिपुर ये क्षेत्र आते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लेकर असम तक विस्तृत दीवार के रूप में इसका विस्तार है। प्रमुख चोटियां एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। गॉडविन ऑस्टिन, गौरी शंकर, कंचनजंगा, धौलगिरी, नंगा पर्वत ये प्रमुख चोटियां हैं। प्रमुख तीर्थ इसके साथ लगे हुए हिंगलाज जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर, कैलाश, गौरीनंदा ये तीर्थ क्षेत्र हैं। प्रमुख दर्रे जो इस क्षेत्र में हैं, टोची, कुर्रम, गोमल जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, बोलन कंधार क्षेत्र से जोड़ने वाला, खैबर पेशावर और काबुल को जोड़ने वाला दर्रा है। जैसा कि आप जानते होंगे, दर्रा वह स्थान होता है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में निचला स्थल होता है। आवागमन के लिए इसी स्थान का प्रयोग किया जाता है। मध्यवर्ती हिमालय की तलहटी सघन वनों से आच्छादित है, ये तराई कहलाता है। इसमें औषधीय पौधे बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2599 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण की ओर है। प्रमुख दर्शनीय स्थल या नगर कह सकते हैं इस क्षेत्र में श्रीनगर, देहरादून, राज्यों के नाम से कश्मीर, उत्तराखंड, मसूरी, टेहरी, गढ़वाल, शिमला, कुल्लू मनाली, गंगटोक, दार्जिलिंग, काठमांडू नेपाल में और भूटान में भी दर्शनीय स्थल हैं। प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और इनकी बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, यमुना, रावी, फिर इनकी भी सहायक नदियां हैं। तो इनका अफवाह क्षेत्र है, प्रवाह तंत्र है। इस प्रकार से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की ये स्थिति है। अब इनका प्रभाव भारतीय इतिहास या भारतीय जनता पर, भारत पर क्या पड़ा, ये देखेंगे। पहला प्रभाव है भारत का पृथकत्व। हिमालय पर्वत ने भारत को उसके उत्तर की ओर स्थित देशों से पूरी तरह से पृथक कर दिया, जिनमें तिब्बत, नेपाल, चीन प्रमुख हैं। क्योंकि ये
विशाल पर्वतमाला है, एक दीवार की तरह खड़ी है, ऊंचाई सर्वाधिक है विश्व में। इस कारण भारत एक पृथक देश के रूप में हिमालय पर्वत को एक प्राकृतिक सीमा के रूप में प्राप्त करता है। तो भारत पृथक हुआ उत्तर के अन्य देशों से इस पर्वत के क्षेत्र के प्रभाव के कारण। दूसरा, भारत की रक्षा। अभेद्य पर्वत है, यहां से आक्रमण लगभग असंभव, प्राचीन काल में तो संभव था ही नहीं। हिमाच्छादित दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी अभेद्यता के कारण उत्तरी क्षेत्र से हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण भारत में संभव नहीं हो पाया। तो भारत की रक्षा करने में यह पर्वत समर्थ रहा। तीसरा, भारत की कृषि प्रधानता। हिमालय पर्वत के कारण भारतीय क्षेत्र कृषि प्रधान हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत के कारण भारत में वर्षा करती हैं। अरब सागर और हिंद महासागर की ओर से हवाएं, मानसूनी हवाएं चलती हैं, मौसमी हवाएं चलती हैं, जो अपने साथ बादलों को लेकर चलती हैं, पानी का तत्व लेकर चलती हैं। हिमालय पर्वत को पार करते हुए, ऊपर चढ़ते हुए भारी हो जाती हैं और लौटकर पूरे भारतीय क्षेत्रों में बारिश करती हैं, वर्षा करती हैं। तो मानसूनी हवाओं के कारण, जो कि हिमालय पर्वत होने के कारण वापस लौटकर बारिश करती हैं। दूसरी बात इसमें है कि सदाबहार नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, सदा नीरा जिनको कहा जाता है। कारण है कि वर्षा काल में तो वर्षा के कारण नदियां पानी का प्रवाह करती हैं, किंतु गर्मी के समय सूख जाती है। किंतु हिमालय से निकलने वाली नदियां सदाबहार हैं, गर्मियों में भी इनमें पानी रहता है। कारण है गर्मी के समय बर्फ का पिघलना। इस कारण सदाबहार नदियां हैं। तो पानी की कमी भारतीय क्षेत्रों में नहीं हो पाती और सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग गर्मी के समय भी किया जा सकता है। तीसरी बात है नदियों द्वारा उपजाऊ मैदान का निर्माण। जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती है और समतल मैदानों का निर्माण करती हैं। तो ये तीन प्रभाव, एक मानसूनी हवा, सदाबहार नदियां और नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानों का निर्माण करना, इस प्रकार हिमालय पर्वत की ये देन है, इस क्षेत्र की देन है। इस कारण भारत कृषि प्रधान हो सका है। चौथी बात, ठंडी व शुष्क साइबेरियाई हवाओं से रक्षा। साइबेरिया के क्षेत्र से ठंडी और शुष्क पवन का प्रवाह होता है। हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण हिमालय पर्वत को पार करने में वह हवा असफल होती है, ऊंचाई पर चढ़ने के कारण भारी हो जाती है और वापस लौट जाती है। हिमालय पर्वत नहीं होता तो यह क्षेत्र ठंड से ठिठुर जाता, बहुत ठंड उससे पड़ती। तो ठंडी और शुष्क पवनों से हिमालय पर्वत हमारे उत्तरी क्षेत्र, भारतीय उत्तरी क्षेत्र की रक्षा करती है। पांचवी बात, पहाड़ी जातियां व देश की सुरक्षा। इन क्षेत्रों में गुरखा, गढ़वाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोग रहते हैं। बड़े ईमानदार, वीर, बहादुर, ईमानदार और देशभक्त होते हैं। आक्रमणकारियों ने जब भी यहाँ पर आक्रमण किया, इन्होंने उनका सामना बड़ी बहादुरी से किया। हिमालय पर्वत का योगदान इसमें इस प्रकार बताया जा सकता है कि यहाँ पर जीवन कठिन है, प्रत्येक पहाड़ी क्षेत्र में कठिन होता है। पहाड़ में रहने वाले बड़े परिश्रमी होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दुरूह परिस्थितियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां निवास करने वाले लोग स्वभाव से संघर्षशील हो जाते हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता है। इस कारण पहाड़ी जातियों ने भारतीय रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी हमारे देश में गोरखा बटालियन हमारी सेना में है और वह भारतीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। छठी बात, स्वास्थ्य व आर्थिक समृद्धि में सहायक। यह क्षेत्र स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। बड़ी संख्या में
कंपनियों से और सरकारी कर्मचारियों को यहाँ भेजा जाता है और स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्यवर्धन के लिए लोग जाते हैं। पर्यटन स्थल भी यह क्षेत्र है। श्रीनगर, देहरादून, कुल्लू मनाली, गंगटोक, दार्जिलिंग, नैनीताल, पहलगांव, डलहौजी, ये प्रसिद्ध पर्यटन के स्थल हैं। लाखों पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के उद्देश्य से और स्वास्थ्यवर्धन के लिए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। चंदन की लकड़ी भी सीमित क्षेत्रों में प्राप्त होती है। शिलाजीत, रुद्राक्ष, अपार वन संपदा, फलों में सेब, लीची, अंजीर, अखरोट ये प्राप्त होते हैं। तो स्वास्थ्य व आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह इसका योगदान है। सातवां, दार्शनिक व आध्यात्मिक योगदान। हिमालय पर्वत की कंदराओं में मनोरम स्थल हैं, एकांत के लिए अच्छा स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण काफी अच्छा है। इस क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने वास किया। दर्शन, धर्म और आध्यात्म का यह केंद्र सिद्ध हुआ। सनातन धर्म का विकास इस क्षेत्र में हुआ। तपस्वियों ने एकांतवास और तपश्चर्या के लिए इसका उपयोग किया, अनेक ग्रंथ रचे। इस प्रकार धर्म, दर्शन व आध्यात्मिक क्षेत्र में इसे हम हिमालय का योगदान या इस क्षेत्र का योगदान मान सकते हैं। आठवां, उत्तर पश्चिमी दर्रों का प्रभाव। इस हिमालयन क्षेत्र में जो दर्रे हैं उन दर्रों का भी प्रभाव पड़ा। खैबर, बोलन, टोची, गोमल, मुल्ला, कुर्रम, स्यात, चितरा, गिलगित, काराकोरम, मकरान, बड़ी संख्या में दर्रे हैं। इन दर्रों का प्रभाव यह हुआ कि विदेशी आक्रांता इन्हीं दर्रों का प्रयोग कर भारत तक पहुंचे। शक, हूण, कुषाण, ईरानी, यूरानी, तुर्क, मुगल, पठान, अरब, ये सभी आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों से भारत तक पहुंचे और भारत पर आक्रमण किया। तो विदेशी आक्रांताओं के लिए दर्रों ने मार्गों का काम किया। और दूसरा प्रभाव इसमें यह था कि भारतीय संस्कृति का प्रचार, प्रसार और संपर्क इन्हीं दर्रों के माध्यम से उत्तर के देशों के साथ हुआ। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, इनका प्रसार भारत से हुआ। इस्लाम का आगमन, यूनानियों का आगमन इस क्षेत्र से भारत में हुआ। तो संस्कृति के संपर्क के लिए इन दर्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और उसकी तराई के क्षेत्र का भारतीय इतिहास या भारत में प्रभाव। दूसरा प्राकृतिक भाग है गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय का दक्षिणी भाग भारत में गंगा और सिंधु का मैदान कहलाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो प्रमुख क्षेत्र है वो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र वर्तमान में भारत में है। मुख्य रूप से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां हैं, वो मैदान का निर्माण करती हैं, विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत मैदान का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 3219 किलोमीटर, चौड़ाई 241 से 644 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। नदियों की जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान, काली मिट्टी का क्षेत्र है। समतल मैदान है, सिंचाई के यहाँ पर पर्याप्त साधन हैं। कृषि के लिए यह क्षेत्र बहुत उपयुक्त है और संपन्नता इसी कारण से है। जनसंख्या
घनी बसी हुई है, संपन्न व प्रमुख नगरों का यह केंद्र है। यह गंगा और सिंधु के मैदान की भौगोलिक स्थिति है। इसका प्रभाव देख लेंगे। पहला, संपन्न क्षेत्र या क्षेत्र की संपन्नता। उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के पर्याप्त साधन, समतल मैदान होने के कारण यह क्षेत्र अधिक उपज वाला क्षेत्र है। इस कारण यह संपन्न हुआ है। बांधों और नहरों का जाल बिछा हुआ है। नदियां सदा नीरा हैं, सदाबहार हैं। इस कारण यह क्षेत्र संपन्न हो गया है। दूसरा, यातायात के सुगम साधन, सड़क, रेलवे का विकास, नहरों में नावों का प्रयोग भी किया गया। क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है और समतल है, इस कारण यातायात के साधनों का अधिक विकास हुआ और इसी के कारण उद्योग और व्यापार का भी इस क्षेत्र में विकास हुआ। तीसरा बिंदु है कृषि पशुपालन का विकास। कृषि और पशुपालन दोनों पूरक व्यवसाय हैं। क्योंकि भूमि उपजाऊ है, सिंचाई के साधन हैं, सदाबहार नदियों के कारण, इस कारण से कृषि का यहाँ पर अत्यधिक विकास हुआ। पर्याप्त मात्रा में चारागाह है, पानी की सुविधा है, इस कारण पशुपालन का विकास भी संभव हुआ। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। पशुओं का पालन दूध संबंधित पदार्थ, चमड़ा और गोबर के लिए होता है। गोबर का प्रयोग खाद के रूप में भारतीय कृषि में उपयोग में लाया जाता है। तो कृषि और पशुपालन का विकास उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हुआ। अगला है प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र। यहाँ पर दो प्रधान सभ्यताएं जो भारत से संबद्ध हैं, उनका विकास हुआ। प्रथम था सिंधु सभ्यता का विकास जो सिंधु नदी के तट पर हुआ, और दूसरा आर्य सभ्यता जो हमारे देश की मूल सभ्यता है, इसका भी विकास इसी क्षेत्र में हुआ। वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, षड दर्शनों का विकास हुआ, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि लिखे गए। विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि नदियों की घाटियों पर पूरे विश्व में सभ्यताओं का विकास होता है। भारत में भी ऐसा हुआ। गंगा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। कारण इसका यह होता है, नदियों के किनारे जल की उपलब्धता होती है जो पशुपालन, कृषि और लोगों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। इस कारण से पानी की उपलब्धता के कारण, कृषि और पशुपालन में सहयोगी होने के कारण नदी की घाटियों में ही विश्व में प्रमुख सभ्यताओं का विकास प्राचीन काल में हुआ, जिनमें दजला फरात, वांगहो, नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता ये प्रमुख सभ्यताएं हैं। भारत में गंगा नदी के तट पर भी, नर्मदा नदी के तट पर भी, दक्षिण भारत में भी सभ्यताओं का विकास हुआ जो नदियों के किनारे ही हुआ। पांचवा बिंदु, दार्शनिक व सांस्कृतिक प्रगति का केंद्र। इस क्षेत्र में वैदिक साहित्य का सृजन हुआ। वेद, स्मृतियां, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शनों आदि की रचना इस क्षेत्र में हुई। बौद्ध और जैन दर्शन या धर्म का विकास भी इसी क्षेत्र में हुआ। कला का विकास इस क्षेत्र में हुआ। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, आभूषण कला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का यह केंद्र रहा। कारण था कि यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से संपन्न था, इस कारण से आर्थिक रूप से भी समृद्ध रहा। इस तरह दार्शनिक व सांस्कृतिक प्रगति का यह क्षेत्र केंद्र रहा। अगला छठा, विदेशी आक्रमणों की अधिकता। क्योंकि यह उर्वर क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में नदी और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, पैदावार अधिक होती है इस क्षेत्र में, संपन्न है आर्थिक रूप से, इस कारण से विदेशी घुमक्कड़ और कबीले से निर्मित जो विदेशी जातियां थीं,
सामान्य तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और अन्य राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, या उसकी प्रेरणा इस क्षेत्र की संपन्नता ने उन्हें दिया। भारत स्वर्ण पक्षी के नाम से प्राचीन काल से विख्यात था और उसका प्रमुख क्षेत्र यह मैदानी क्षेत्र था। विभिन्न आक्रांताओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। यूनानी, ईरानी, शक, हूण, कुषाण, मुगल, पठान, अरब क्षेत्र से आक्रमणकारी आए। महमूद गजनबी ने तो भारत में 17 बार आक्रमण किया, आप सभी इससे परिचित होंगे। उद्देश्य भारत को लूटना था। अत्यधिक संपदा इस क्षेत्र में थी और इसी क्षेत्र से वह लूट के पश्चात वापस जाता रहा। विदेशी आक्रमणकारियों को इस क्षेत्र ने प्रभावित किया, आकर्षित किया। 7वां, राज्यों और साम्राज्यों का उत्थान एवं पतन। भौगोलिक कारणों से यहाँ पर आर्थिक समृद्धि थी और इसी कारण यहाँ पर विदेशी स्वदेशी राजाओं की गिद्ध दृष्टि हमेशा लगी रही। अनेक राजवंशों का यहाँ पर जन्म हुआ और उनमें बदलाव या परिवर्तन होता रहा। नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, वर्धन वंश, मध्यकाल में गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, पठान, इन सभी वंशों ने यहाँ पर शासन किया। फिर यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच आपस में संघर्ष करते रहे और फिर अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत में शासन किया। तो इस क्षेत्र के आकर्षण के कारण विदेशी और देशी राजा आपस में संघर्ष करते रहे और राज्य और साम्राज्यों का इस क्षेत्र में उत्थान और पतन लगातार चलता रहा। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भारत में यह है। भौगोलिक संपन्नता के कारण आर्थिक समृद्धि आई और आर्थिक समृद्धि के कारण जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। 9वां, व्यापारिक केंद्र। यह क्षेत्र व्यापारिक केंद्र भी रहा सभी कालों में। प्राचीन काल में, मध्यकाल या आधुनिक काल में विभिन्न उद्योग और व्यापारों का यह केंद्र रहा। न केवल व्यापार के लिए, निर्यात के लिए यह केंद्र रहा, बल्कि आयात और बाजार के रूप में भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध रहा। यातायात के क्योंकि साधन यहाँ पर विकसित थे समृद्धि के कारण और मैदानी क्षेत्र होने के कारण, पशुपालन और कृषि की व्यवस्था अच्छी थी। इसके कारण व्यापार और उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हो सके। अब हम देखेंगे तीसरा प्राकृतिक क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थल। गंगा और सिंधु के मैदान के निचले मध्य भाग में यह क्षेत्र स्थित है। इसके मध्य विभाजक के रूप में अरावली पर्वत स्थित है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग अनुपजाऊ है, दक्षिण और पूर्वी भाग उपजाऊ है। उत्तर और पश्चिम का भाग अनुपजाऊ, दक्षिण और पूर्व का भाग यहाँ पर उपजाऊ है। अरावली पर्वत की स्थिति विशेष प्रकार से है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर है लंबाई में और मानसूनी हवाएं जो सागर की ओर से चलती हैं उसके सहगामी हैं। मानसूनी हवाओं के विरोध में जिस प्रकार से हिमालय पर्वत खड़ा है उस प्रकार अरावली पर्वत नहीं है और इसी के कारण मानसूनी हवा जब यहाँ से गुजरती है तो यहाँ वर्षा नहीं करती है और इस कारण से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ। रेतीली जमीन, पानी की कमी, वर्षा अत्यल्प, तीव्र गर्मी, कठोर भौगोलिक परिस्थितियां हैं। राजस्थान के मरुस्थल की यह स्थिति है। इसका प्रभाव देखेंगे। पहला, विदेशी आक्रमणकारियों से निर्णायक युद्ध। उत्तर पश्चिम दर्रों से विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे
थार के मरुस्थल के सामने आने के कारण सकरे मैदान से होकर इनको गुजरना होता था और यही सकरे मैदान युद्ध के क्षेत्र थे, जिनमें कुरुक्षेत्र, पानीपत, थानेश्वर, तराइन, करनाल के क्षेत्र थे। महत्वपूर्ण युद्ध आक्रमणकारियों के साथ भारतीयों ने इन्हीं क्षेत्रों में लड़ा। तो विदेशी आक्रमणकारियों से निर्णायक युद्ध के लिए थार का मरुस्थल या यह क्षेत्र जिम्मेदार है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में युद्ध हुआ। दूसरा, राजपूतों के स्वतंत्र राज्य व विद्रोहियों की शरण स्थली के रूप में राजस्थान प्रसिद्ध रहा। थार की मरुभूमि को पार करना दुर्गम था, लगभग उस काल में असंभव था। इस कारण से राजस्थान ज्यादातर समय स्वतंत्र राज्यों के रूप में रहा। दूसरी बात इसमें थी कि विद्रोही यहां पर शरण लेते रहे। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, उसके आसपास जब भी कोई विद्रोह करता और पराजित होता तो वह पलायन कर राजस्थान में शरण ले लेता था। स्वाभाविक रूप से यहां पर सीधे आक्रमण संभव नहीं था, इस कारण वो शरण पाकर यहां सुरक्षित रहते थे। तो राजपूतों के स्वतंत्र राज्य और विद्रोहियों की शरण स्थली के रूप में यह मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण रहा। तीसरी बात, पृथक संस्कृति। थार के मरुस्थल के प्रभाव के कारण अन्य संस्कृतियों के साथ इनका सीधा संपर्क नहीं हो पाता था। इस कारण से यहाँ की संस्कृति पृथक रही। खान पान, रहन सहन, वस्त्र, आभूषण, प्रथाएं अन्य क्षेत्रों से पृथक हैं। जौहर प्रथा, सती प्रथा, भाषा, बोली, पहनावा ये अन्य क्षेत्रों से पृथक है। तो यहाँ की संस्कृति पृथक रही, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग रही। चौथा, दुर्गों का बाहुल्य। मरुस्थल में छिपने की जगह नहीं होने के कारण यहां दुर्गों का बाहुल्य है। सुरक्षा के लिए दुर्गों का बाहुल्य है। जनसंख्या भी विरल है, इस कारण बड़ी सेनाएं भी नहीं होती थी। इस कारण भी दुर्गों की आवश्यकता थी। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, कुंभनेर ये प्रसिद्ध किले हैं राजस्थान के क्षेत्र के। तो दुर्गों का यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण बाहुल्य है। पांचवा, राजपूतों की वीरता व रण कुशलता। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मरुभूमि, भीषण गर्मी, अनुपजाऊ भूमि, इन कारणों से यहाँ के लोगों में संघर्ष की प्रवृत्ति है, वीरता है, प्राणार्पण से युद्ध की प्रवृत्ति है। अपने आन बान और शान के लिए राजपूत प्रसिद्ध है। तो राजपूतों की वीरता और रण कुशलता यहाँ के भौगोलिक कठोरता के कारण है, परिस्थितियों के कारण है। छठा है, देश की सुरक्षा के आधार कठोर जलवायु, तापमान, भूमि और कठोर भौगोलिक स्थितियों के कारण वीर, साहसी और संघर्षशील राजपूत जाति त्याग और बलिदान और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। देश की रक्षा के प्रमुख आधार हैं। न केवल इन्होंने देश की रक्षा की, बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में इन्होंने संघर्ष किया। राणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, अनहिलवाड़ के चालुक्य जिसने गौरी को पराजित किया था। इस तरह से राजपूतों की वीरता की परंपरा रही और ये उस समय भी मध्यकाल से वर्तमान काल तक भारतीय सुरक्षा के प्रमुख आधारों में से एक है। अगला, विंध्याचल व सतपुड़ा का पहाड़ी व पठारी प्रदेश। विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वतमाला, इसके साथ क्षेत्र लगा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और गोंडवाना का प्रदेश बीच में सम्मिलित है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियां
प्रवाहित होती हैं। पर्वत कम ऊंचे हैं, सघन जंगली क्षेत्र है, तेज बहाव वाली नदियां हैं और दुर्गम घाटियां हैं। ये इस क्षेत्र का परिचय है। इसका प्रभाव देख लेते हैं। पहला, आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा। अभेद्य और अगम स्थानों के कारण भील, संथाल, गोंड आदि आदिवासी जातियां यहाँ पर निवास करती हैं। इनकी सभ्यता व संस्कृति पृथक रही और सुरक्षित रही इन पर्वतमालाओं के कारण। दूसरा, उत्तर और दक्षिण की सभ्यता की पृथकता। अगम क्षेत्र होने के कारण आक्रमणकारी इस क्षेत्र को पार कर दक्षिण तक नहीं जा पाए। इस कारण दक्षिण पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इस कारण उत्तर और दक्षिण की संस्कृति में भिन्नता है। खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, इनमें काफी अंतर उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वह इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के प्रभाव के कारण है। तीसरा, उत्तरी सम्राटों का दक्षिण पर नगण्य अधिकार। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को पार कर बहुत कम शासक या सम्राट दक्षिण तक जा पाए। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन, अकबर और औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो सम्राट अशोक एक थे जिन्होंने लंका तक धर्म प्रचार के लिए यात्रा की थी। अन्यथा अन्य शासक इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए। तो उत्तरी सम्राटों का दक्षिण पर इसी क्षेत्र के प्रभाव के कारण कम अधिकार रहा। अगला, मालवा का सामरिक महत्व। विंध्याचल पर्वत का निचला हिस्सा, ये मालवा का क्षेत्र है। यहां पर दर्रे जिनको कहा जा सकता है, निचले हिस्से हैं पर्वतमाला के बीच के। यही दक्षिण तक जाने के लिए मार्ग थे जो मालवा में स्थित हैं। इस क्षेत्र में किले बना दिए गए। असीरगढ़, मांडू और धार के किले प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण तक जाने के मार्ग थे। इस कारण से मालवा का सामरिक महत्व बढ़ गया है। मुगल व अन्य सम्राट, सुल्तान हमेशा मालवा पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इन दुर्गों पर अपना अधिकार चाहते थे ताकि वो दक्षिण तक विजय अभियान चला सकें और धन प्राप्त कर सकें। मालवा का सामरिक महत्व बढ़ गया। पांचवा, नर्मदा तट की प्राचीन संस्कृति। होशंगाबाद में ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। महेश्वर भी ऐसा क्षेत्र है जहां पश्चात ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ। ये नर्मदा नदी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। वन संपदा, पशुपालन और कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण है। अगला, इस्लामिक आक्रमणकारियों से दक्षिण की रक्षा इन्हीं पर्वतमालाओं के कारण हुई। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ने और यहाँ के दुर्गम वन प्रदेश को पार कर आक्रमण करने का साहस कम शासकों या सुल्तानों अथवा बादशाहों ने किया। इस कारण दक्षिण आक्रमणकारियों से और लूट से बच गया। यद्यपि हर्ष, अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब, समुद्रगुप्त ने दक्षिण तक अभियान किए थे, किंतु अन्य आक्रमणकारी सीधे दक्षिण तक नहीं पहुंच पाए। तो इस्लामिक आक्रमणकारियों से दक्षिण भारत की रक्षा करने के योगदान के रूप में हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। पांचवा, दक्षिण का पठार सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। पठारी प्रदेश पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला हुआ था। इसका आधार भी है। भौगोलिक प्रमाण इसके प्राप्त होते हैं। उत्तर में विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्व की ओर पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतमाला। नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पर्वतों में अन्नामलई, नीलगिरी सीमाएं तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमालाएं भी बनाती हैं। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। वन प्रदेश, चंदन के वन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है।
वन संपदा है, खनिज संपदा इस क्षेत्र में पर्याप्त है। यह दक्षिण के पठार का परिचय हुआ। प्रभाव देखेंगे। पहला, राजनीतिक एकता का अभाव। यहां पर एक छत्र राज्य कायम नहीं हो सके। कारण था कि यहां पर 5 नदियां क्षेत्रों को विभाजित कर देती हैं, पर्वतमाला स्थल हैं, जिस कारण से पृथक पृथक प्राकृतिक सीमा निर्मित हो जाती है और वहां पर राज्य विकसित हो जाते हैं। इस कारण से यहां पर एक छत्र राज्य कभी भी किसी राजा का नहीं रहा, और रहा तो वह अत्यल्प काल के लिए रहा। इसी के कारण उत्तर के राजा भी यहां पर ज्यादा समय तक अधिकार नहीं कर पाए। तो राजनीतिक एकता का इस क्षेत्र में अभाव रहा। यह भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण था। दूसरा, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति सुरक्षित है इस क्षेत्र में, क्योंकि लगातार भौगोलिक अवरोध उपस्थित होते हैं। 5 नदियां, पहाड़, पठारी, ऊंचा नीचा स्थल और अधिक वन होने के कारण यहाँ पर प्राचीन सभ्यता व संस्कृति, या यहाँ की मूल संस्कृति कहें, सुरक्षित रही। तीसरा, महाराष्ट्र के निवासियों की संघर्षशीलता। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर इलाके में, पूरे इलाके में तो नहीं, भूमि अनुपजाऊ है, जंगली प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, जीविकोपार्जन के साधन सीमित हैं। इस कारण मराठा जाति संघर्षशील हुई। भौगोलिक अवरोध के कारण, जीविकोपार्जन के साधन सीमित होने के कारण मराठा जाति, जो शिवाजी की परंपरा हम देखते हैं, मराठा जाति भारतीय रक्षा के आधारों में से राजपूतों और सिखों के साथ गिने जाते हैं। चौथा, छापामार रणनीति एवं किलों का महत्व। पहाड़, घने जंगल, मैदानों की कमी, पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आबादी कम पाई जाती है, और इस कारण से सेना भी यहाँ की छोटी होती थी। जब बड़ी शक्तियों से इन्हें संघर्ष करना होता था, जैसे मुगल और बीजापुर के साथ लगातार इनका संघर्ष चला, तो यहाँ पर छोटी सेना के साथ सीधे आक्रमण या सीधे युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस कारण गुरिल्ला या छापामार रणनीति का प्रयोग इन्होंने किया, और दुर्गों का प्रयोग किया छिपने के लिए। सेना छोटी होने के कारण छिपने की आवश्यकता होती थी, तो दुर्गों का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ। तो छापामार रणनीति और दुर्गों का महत्व यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। पांचवा, हिंदू संस्कृति की सुरक्षा। नदी, घने वन, पठार, पहाड़ों के अवरोध के कारण यहाँ पर सीधा आक्रमण दुर्लभ था। इस कारण से दक्षिण में सनातन या हिंदू संस्कृति सुरक्षित रही। ये इसका योगदान है। सांस्कृतिक संपर्क भी दक्षिण के साथ उत्तर का कम हो पाया। उत्तर से शरणार्थी, जब विदेशी आक्रमणकारी, विशेषकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, तो बड़ी संख्या में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लोगों ने शरण ली। तो संस्कृति की रक्षा में भी इनका योगदान रहा। छठा, पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में आक्रमण। पूर्वी और दक्षिणी भाग इस क्षेत्र का उपजाऊ है। 5 नदियों के मैदान हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इनके मैदान हैं। तो यह क्षेत्र संपन्न है, और इसी कारण से इस क्षेत्र पर लूट के लिए उत्तर के राजाओं ने आक्रमण किया, जिनमें अलाउद्दीन और औरंगजेब प्रमुख हैं। अगला, विशिष्ट दक्षिण नीति का प्रारंभ। समुद्रगुप्त के द्वारा विशिष्ट दक्षिण नीति प्रारंभ किया गया था, जब उसने आक्रमण किया और यहां देखा कि नदियों के, वनों के, पठार और पहाड़ों के अवरोध बहुत अधिक हैं, यहाँ पर शासन करना लंबे समय तक आसान नहीं है, तो उसने एक नई नीति शुरू की, जो करद राज्यों की नीति कहलाती है। उसमें उसने यह नीति अपनाई कि राज्यों को जीता, जीतने के पश्चात उनके राज्य उन राजाओं को वापस लौटा दिए, और उनसे केवल कर का संबंध रखा कि वर्ष में एक बार आप राजधानी तक आएं, कर चुकाएं, और भेंट उपहार विशेष अवसरों पर दें। शासन अपने आधार पर आप करें, और उन्हें उनका राज्य समुद्रगुप्त ने लौटा दिया।
तो यह एक विशेष नीति थी, क्योंकि समुद्रगुप्त यह जान चुका था कि इस क्षेत्र पर आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। राज्य लौटाने पर राजा स्वामी भक्त हुए और समुद्रगुप्त का शासन इस प्रकार यहाँ रहा। तो एक विशेष नीति समुद्रगुप्त के द्वारा शुरू की गई। अलाउद्दीन ने कमोबेश उसी नीति को अपनाया, लूट किया। लूट के पश्चात शासन का, स्वायत्त शासन का अधिकार उनको उसने भी प्रदान किया। 8वां, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार तथा व्यापार भी इस क्षेत्र की संपन्नता के कारण, समुद्र के तट पर होने के कारण एक विशाल बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ था, जो शैलेंद्र साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में चोल, चालुक्य, पांड्य आदि प्रमुख हैं। चोल राजाओं के द्वारा शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना की गई। मलाया, जावा, बाली, चंपा, कंबुज, सुवर्णद्वीप के क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित किया गया, व्यापार किया गया। व्यापार अरब के साथ, दक्षिण पूर्व द्वीपों के साथ, ईरान, इराक, खाड़ी के देश, बाद में पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय जातियों के साथ भी व्यापार हुआ। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और व्यापार भी यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण संभव हो सका। अंतिम, भारतीय इतिहास के मूल धारा से पृथक होना। दक्षिण भारत का उत्तर भारत के इतिहास से असंबद्धता है, कम संबद्ध है। प्राचीन काल, मध्यकाल में दक्षिण का इतिहास अलग रास्ते पर चला, अलग खंड के रूप में रहा। उत्तर का इतिहास अलग रूप में चला। ये भौगोलिक अवरोध के कारण थे। अगला देखेंगे समुद्र तटीय, छठा है समुद्र तटीय मैदान। दक्षिण पूर्व व दक्षिण पश्चिम में ये मैदान स्थित हैं। उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट डेल्टा प्रदेश है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कोरोमंडल तट यह हिस्सा कहलाता है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण कहलाता है। दक्षिणी भाग मलाबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। दोनों तट पूर्वी और पश्चिमी उथले हैं। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर कम है। कारण है कम कटे फटे क्षेत्र का होना। नदियों का अवसाद यहाँ पर जमा होता है, इस कारण उथला तट है। प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए तट का कटा फटा होना, उपसागरों और खाड़ियों का होना आवश्यक होता है। इसके बिना प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास नहीं होता। पश्चिमी घाट पर्वत 700 मील लंबा है और 3000 से 6000 फीट तक ये पर्वत की ऊंचाई है। 3000 से 6000 फीट तक के ऊंचे हैं। यह प्रायद्वीप हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भाग है। 3 प्रायद्वीप एशिया के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पश्चिम से पहला है अरब प्रायद्वीप, दूसरा भारत का प्रायद्वीप और तीसरा हिंद चीन का। इसमें इस प्रायद्वीप की स्थिति मध्य में है, केंद्रीय स्थिति है। व्यापार के लिए उत्तम स्थल है। अमेरिका और यूरोप से भी इसकी समान दूरी है। दोनों प्रायद्वीपों के बीच में यह स्थित है। इसका प्रभाव देखेंगे। पहला, वैदेशिक संबंध। समुद्र तटीय स्थिति और केंद्रीय स्थिति होने के कारण विदेशों के साथ संबंध रहा। ईरान, इराक, अरब, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह, यूनान, इटली, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ प्राचीन काल से संबंध रहे। व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे प्राचीन समय से। समृद्ध भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पादन यहाँ पर अच्छा था। शिल्प और उद्योगों का विकास भी हुआ था। अनाज का उत्पादन अच्छा था। इस तरह से वैदेशिक संबंध प्राचीन काल से ही अन्य देशों के साथ रहा। दूसरा, विदेशी साम्राज्य की स्थापना। तटीय भाग से ही
सामुद्रिक मार्गों से भारत में दक्षिण क्षेत्र से चोल वंश के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया। शैलेंद्र साम्राज्य हम चर्चा कर चुके हैं। बाली, जावा, कंबुज, मलाया, चंपा, श्रीलंका, बर्मा, श्याम, सुवर्णद्वीप, बोर्नियो आदि क्षेत्र में शैलेंद्र साम्राज्य की स्थापना सामुद्रिक मार्गों से की गई। अगला, वैदेशिक आक्रमणों से सुरक्षा। दक्षिण में सागर की स्थिति के कारण विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हुई। पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट यहां पर स्थित हैं, ये भी अवरोध का काम करती हैं। थल मार्ग से आक्रमण हो तो पश्चिमी और पूर्वी घाट रक्षा करते हैं, और यदि सागर की ओर से आक्रमण होना हो तो सागर केवल जल सेना के द्वारा ही आक्रमण संभव था, तो बाधा के रूप में थे। इस कारण से विदेशी आक्रमणों से भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र सुरक्षित रहा। चौथा, विशाल जल सेना एवं कुशल नाविकों की कमी। उथला तट होने के कारण, कम कटाफटा होने के कारण, उपसागर और खाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ पर विशाल जल सेना का निर्माण नहीं हो सका। न ही इस क्षेत्र में अधिक कुशल नाविक पाए गए, कम कुशल नाविक पाए जाते हैं। तो यह भी भौगोलिक स्थितियों के कारण है। पांचवा, मछली पालन या मछलियों का पकड़ना भी इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम होता है, यद्यपि होता है, किंतु यह तट यदि अधिक कटाफटा होता, उपसागर होते और खाड़ियां होती तो मछलियों का पकड़ना या उद्योग अधिक विकसित हो सकता था। यह भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण है। अगला, पश्चिमी यूरोपीय जातियों का प्रवेश। समुद्री स्थिति, तट की स्थिति होने के कारण हुआ। सपाट तट, उपसागर और खाड़ियों के कम होने के कारण जल सेना का विकास नहीं हुआ। इस कारण से यूरोपीय जाति आसानी से यहाँ पर पहुंच सके और धीरे धीरे इन्होंने अपना राज्य यहाँ पर कायम किया। पश्चिमी जातियों में पुर्तगालियों ने 1498, डचों ने 1598, अंग्रेजों ने 1613 और फ्रेंच आगमन 1668 में दक्षिणी मार्ग इसी क्षेत्र से हुआ। तो यह भी भौगोलिक प्रभाव के कारण था। सातवां, घनी आबादी का क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, जमीन अच्छी होने के कारण, नदियों और वन संसाधन पर्याप्त होने के कारण समुद्र के लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस कारण से यह क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र बन गया। इस तरह से 6 प्राकृतिक भाग और उनका इतिहास या भारत पर प्रभाव था। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। पहला बिंदु है भौगोलिक विभिन्नताएं भारत में हैं। अत्यधिक वर्षा वाले स्थल हैं, तो थार का मरुस्थलीय भाग भी है। हिमालय जैसा पर्वत है तो निचले स्थल भी हैं। दक्षिण का पठार है। नदियों के द्वारा निर्मित समतल मैदान हैं, जिनमें गंगा सिंधु का मैदान है, तो ऊंचा नीचा दक्षिण का पठार भी है। अत्यधिक गर्म स्थल राजस्थान के रूप में है, तो निम्न ताप वाले उत्तरी क्षेत्र भी हैं। हिमाच्छादित हिमालय भी है। भौगोलिक रूप से भारत में विभिन्नताएं हैं। दूसरा बिंदु इसमें बताएंगे कि प्राकृतिक सीमा। उत्तर में हिमालय वृहद अवरोध के रूप में है, तो दक्षिण में क्योंकि भारत प्रायद्वीप है, इसलिए पूर्व और पश्चिम में भी सागर का अवरोध है। उत्तर में हिमालय और अन्य क्षेत्रों में सागर का बड़ा अवरोध भारत में विद्यमान है। इस कारण इसके मध्य जो छोटे अवरोध हैं वो नगण्य हो जाते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, बीच में जो देश है वो भौगोलिक रूप से एक इकाई के रूप में विद्यमान हो जाता है। तो पहले बिंदु में हमने जो देखा कि भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, किंतु वह विभिन्नताएं छोटी पड़ जाती हैं एकता के तत्व के समक्ष। सागर से लेकर हिमालय तक भौगोलिक रूप से भारत एक इकाई के रूप में है। इकाई को एक बनाने के लिए मानसूनी वर्षा भी बहुत हद तक जिम्मेदार है।
पूरे भारत में मानसूनी वर्षा होती है, यह भी भारत में एकता का एक तत्व है और इस कारण भारत कृषि प्रधान हुआ है। एक साथ एक तरह के कार्य एकता भारत में लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मानसूनी वर्षा भारत को कृषि प्रधान बनाती है, पूरा भारत कृषि प्रधान है और एक साथ एक तरह का कार्य करता है, इससे एकता मजबूत होती है। और चौथा निष्कर्ष के बिंदु के रूप में भौगोलिक स्थितियों ने भारत को सर्वाधिक प्रभावित किया है। भौगोलिक विभिन्नताएं तो हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं। क्योंकि भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, इस कारण सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं। भौगोलिक एकता है, इस कारण से भारत में सांस्कृतिक एकता भी है। अतः समान रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में समान रूप से एक साथ यह कहा जा सकता है कि भारत में अनेकता में एकता विद्यमान है, चाहे वह सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे वह भौगोलिक रूप में हो। धन्यवाद।